नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो चलिए आज हम लोग लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। देखिए, लूसेंट एक ऐसी किताबें हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे बिहार में आपको 67वीं बीपीएससी की पीटी होने वाली है, बिहार सीजीएल होने वाली है। यूपी की बात करें तो आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल वाली है वो होने वाली है ना। फिर पेट का होगा, फिर आपको एनटीपीसी की होने वाली है। तो ये तो खैर अब ज़्यादा नज़दीक है। फिर आपको और भी कई सारे एग्ज़ाम है जो एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये बुक आपको कंप्लीट होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक, तो खिलजी वंश तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग तुगलक वंश से शुरू करते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश की कार्यकाल की बात करते हैं तो 1320 से लेकर 1398 ईस्वी के बीच रहा। देखिए, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक जो था, या उसको तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से उसे जानते हैं, जो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन जो था वो अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का जो निर्माण था ना, ये जो है ये करवाने वाला गयासुद्दीन जो था वो पहला शासक था। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिरोज तुगलक जो था इसको काफ़ी वो बड़ा फॉर्म में बनाया था, लेकिन ये स्टार्टिंग की बात करेगी तो वहाँ पर ये गयासुद्दीन तुगलक की ही बात आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो है स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बसाया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी उसने किया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी दुर्ग को जो है 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1325 ईस्वी में बंगाल के विभाजन से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी का महल था उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन के बाद जो है उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन जितने भी सुल्तान थे सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक जो था वो सर्वाधिक क्या था, शिक्षित था, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। क्लियर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना थी वो सनक भरी योजना थी, इसलिए जो इसको क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख से कोई भी भावना नहीं था। उसके प्रति उपेक्षा के भाव रखता था, जिसके कारण से स्वप्नशील, पागल और रक्तिपाशु कहा गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही इंपॉर्टेंट है, बराबर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अमीर कोही नाम का एक नवीन विभाग बनाया था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। इसका नाम दौलताबाद रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े के दिन में और दूसरा एक गर्मी के दिन में। ठीक है। देखिए, डाक प्रबंधों के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल जो था वो खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। क्लियर। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, तांबा भरने के अनुसार धातु को सिक्के चलवाया, जिसका मूल्य जो था ये कांसा और तांबा का, इसका मूल्य जो था वो चांदी के टंका जो समय चलता था उसके बराबर होता था। तो देखिए, एडमंड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी और की संज्ञा दी थी। देखिए, अब यहाँ पर बात होगी कि कांसा का सिक्का और तांबा का सिक्का का वैल्यू यदि चांदी के सिक्का से होगा तो वहाँ पर क्या करेगा, लोग कांसा का देकर और जल्दी से कांसा तांबा का देकर रुपये कुछ चाहेगा। यदि उसके पास चांदी का आएगा तो दोबारा उसे यूज नहीं करना चाहेगा। इस तरह से ये थ्योरी जो है हमेशा तुगलक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये का था ये जो फेल कर गया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सी बात है कि कांसा और तांबा के बदले यदि किसी को भी चांदी का कॉइन मिले तो उसे लेने के बाद वो लौटाएगा नहीं, फिर से वो बाजार में खर्च नहीं करेगा। इसीलिए जो है मेन यही कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था वो विफल रहा था। अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को था इब्न बतूता, वो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रेहला है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो भी घटनाएं हैं उसी की वर्णन इसमें की गई है। इसने अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में डिटेल से लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक सती, ये वाला क्वेश्चन ही पूछ देता, ठीक है, कि बीच एक सती स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन करता है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, भले ही लूसेंट बार बार पढ़ लें, लेकिन ये जो पॉइंट होती है थोड़ा सा डीपली आपको ध्यान देना पड़ता है।
मोहम्मद बिन, ये ध्यान दीजिएगा कि जिया नक्शबी जो पहला व्यक्ति था मोहम्मद तुगलक के समय में, उसने जो था संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। क्लियर। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान दिया था, प्रदान किया था, कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की यदि बात करते हैं तो 20 मार्च 1351 ईस्वी उसकी मृत्यु सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी राज्य की स्थापना जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हुआ बहमनी, विजयनगर जो हुआ 1336 में हुआ और बहमनी जो था 1347 में हुआ। विजयनगर की स्थापना की बात करें तो हरिहर बुक्का ने किया था, और यदि बहमनी की बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंतर लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरा जो है वो बनवाया था। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च जो है 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल शासक की यदि बात करें तो औरंगजेब का भी 2 बार हुआ था। खलीफा द्वारा से कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 जो कर था उसे हटा दिया था और 4 जो केवल कर था उसे लागू रखा था। खराज जो कि लगान के रूप में लिया जाता था। खुम्स जो था वो युद्ध में लूट का माल था, उसमें वो टैक्स लिया जाता था। जजिया एवं ज़कात जो वसूल करने का आदेश दिया गया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जो था वो जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ध्यान दीजिएगा। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था, स्पेशल जो सिंचाई कर था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद या फतेहाबाद, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जो है इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर इसने दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसी का भी ध्यान रखिएगा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिमों, इसकी पति की मृत्यु हो गई, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की बात करें, करीब संख्या 1,80,000, वो फिरोज शाह तुगलक के समय ही हुआ था। फिरोज तुगलक के समय। क्लियर। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवान बंदगान की स्थापना किया। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। अपनी आत्मकथा भी लिखा है इसने, जिसका नाम है फतुहात फिरोज शाही। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेर सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अप्पाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से, याद रखिएगा, अनुवाद करवाया था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से जो सिक्का बना था उसे भारी संख्या में जारी किया, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु की बात करते हैं तो सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसी के बारे में कहा गया है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग जो था वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय ही आक्रमण किया था, जो कि ईस्वी की बात करें 1398 ईस्वी था। ठीक है। नासिरुद्दीन के समय में मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा जो था मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। अब सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी में रहा। सैयद वंश का संस्थापक की बात करते हैं वो खिज्र खान था। इतने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा। खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से जब तैमूर लौट रहा था तैमूर लंग, तब खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक उसने नियुक्त किया था। क्लियर। खिज्र खां जो था वो नियमित रूप से तैमूर का पुत्र शाहरुख था, उसे वो कर भेजा करता था। खिज्र खां की यदि मृत्यु की बात करते हैं तो 20 मई 1421 को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था।
इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान की बात करें तो अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अब लोधी वंश की बात करते हैं। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी, इसके बाद जो मुगल वंश की शुरुआत होती है। लोधी वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो बहलोल लोधी था। वो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ही दिल्ली के सिंहासन पर वो बैठा था। ये जो था प्रथम दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान था। ठीक है, ये बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल मतलब कहने का मतलब कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो इसी को दिया जाता है, बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वो बड़ा ही सरदार को इज्जत करता था। वो अपने सरदारों जब उसका खड़ा रहता था तो वह स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के प्रामाणिक पैमाना जो था वो गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया गया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को कसाईयों की मांस तौलने के लिए दे दिया। देखिए, बहुत गलत किया था उसने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा का सिंहासन पर बैठ गया। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। चलिए आगे देखिए कि दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइयाँ से 1505 में बनवाई थी। आगे देखते हैं 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो इसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हार जाता है और ये युद्ध में मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण पंजाब का शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत कालीन की अब शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो था वो सुल्तान था। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर जो था वो प्रभावहीन हो गया था। अमीरों का महत्व सबसे ज़्यादा जब जिसको कह सकते हैं आपकी चरमोत्कर्ष पर था वो लोधी वंश के शासनकाल में था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। मजलिस खास में मजलिस खलबत की बैठक होती थी। मतलब एक तरह से ये राज्यसभा, तो राज्यसभा जो था वो राज्यसभा की जो बैठक होती थी ना वो जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसी तरह से मजलिस खास में मजलिस खलबत की जो मंत्री परिषद की जो बैठक होती थी ना पहले, ठीक है, राजमंत्री का, वो मजलिस खास मतलब राज्यसभा, इसको आप राज्यसभा कह सकते हैं। इसमें राजा के लोग जो मंत्री वगैरह वो कह सकते हैं। बारे खास जिसमें सुल्तान सभी, ये ध्यान दीजिएगा, मजलिस खास मतलब जगह हो गया, मजलिस खलवत मतलब लोग हो गया, ठीक है। बारे खास जिसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बाबर आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री से संबंधित विभाग जो था वो ध्यान दीजिएगा, वजीर यानी कि प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ममालिक यानी कि महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त जो आय व्यय होता था उसका वो लेखा जोखा रखता था। मजमुआदा जो था वो उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। खजीन जो था वो कोषाध्यक्ष था। आरिज ममालिक दीवान अर्जिया सैन्य विभाग का प्रमुख था। सदर सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। यहाँ पर प्रमुख ये ध्यान रखिएगा। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, यहाँ पर ये दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील दर जो था आपको सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग था। बंदगान जो था आपको दास विभाग था। और दीवान इश्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग था। विभाग देखिए, दीवान मुस्तगराज जो वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया मतलब ये बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कोही की बात करते हैं तो कृषि विभाग था, तुगलक के द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज की बात करते हैं तो सन विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था। बंदगान की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। खैरात की बात करें तो आपको फिरोज शाह तुगलक, इश्तिहाक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।